नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, आज करगिल दिवस है और हम सब अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। उनको शत शत नमन है कि उनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसने जब 2004 से लेकर 2014 तक इस देश पर राज किया, तो उस दौरान उन्होंने करगिल दिवस नहीं मनाया। देखिए अंजू जी, आप ये जो जिस राजनीतिक दल की बात कर रही हैं, इस राजनीतिक दल के बारे में इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं। आप करगिल दिवस की बात कर रही हैं, लेकिन उसके पहले इस तरह की और घटनाएं हुई हैं जहां पर उस राजनीतिक दल जिसको आप कांग्रेस कह लीजिए, वो इस तरह की चीजों में जिस तरह का रवैया अपनाता रहा है, वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण रहा है बल्कि देश के हित के लिए खतरनाक रहा है। तो उस राजनीतिक दल के लिए कारगिल दिवस ना मनाना शायद उनके लिए प्राइड या किसकी बात हो सकती है, लेकिन घूम फिर के मसला वही हो जाता है कि कारगिल दिवस ना बनाने के पीछे कारण सिर्फ एक मात्र है कि कारगिल में आतंकवादी, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादी भारत की जमीन पर घुसाए थे और भारत के सैनिकों ने उनको खदेड़ा और डिफिकल्ट टेरेन में होने के बावजूद उनको कायरों को खदेड़ा। अब इसको सेलिब्रेट करने में शायद उनको उनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है या उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को नुकसान होता है, इसलिए वो इन सब चीजों को करने से डरते हैं। यही एक बड़ा मसला है। तो एक और बहुत बड़ा मसला चल रहा है, मामला डिविएट हो जाएगा इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के चाहे कारगिल दिवस ना मनाना हो या जिस जिस विषय के कारण अभी संसद चलने से रोका जा रहा है, उसके पीछे एकमात्र अभियान यही होता है, इनको अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है और अपीजमेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वही है, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान को भारतीय सैनिकों ने उनके दांत खट्टे किए, उनको अपने घर से मार के भगाया डिफिकल्ट टेरेन में होने के बावजूद, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने पर उनका जो वोटर है, जो पाकिस्तान के साथ शायद पाकिस्तान के साथ सिंपैथी रखता हो, ऐसा ये जो तथाकथित सेक्युलर दल है मानते हैं। तो अब इस मानसिकता का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये मानसिकता वो अल्ले के साथ खुलेआम कहते हैं और करते हैं। जी सर, 2008 में भी तो यही देखने को मिला था ना, जब देश पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, तो कैसे एक झटके में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई थी और यहां तक कहा गया था कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर कार्रवाई करते तो देश में एक तबका नाराज हो जाता। तो ये पाकिस्तान को खुश करने के लिए अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं। सर, आप याद कीजिए, आर्मी चीफ को कांग्रेस के नेता ने ही दलाल तक कह दिया था। बिल्कुल, देखिए आप ऐसे समझिए, जब 26/11 हुआ था तो 26/11 के बाद हमला न करने के पीछे प्रधानमंत्री का ये तर्क कि एक तबका नाराज हो जाता और हम किसी को असंतोष नहीं करना चाह रहे, मतलब ये कि अगर ये कांग्रेस मान के चलती है कि अगर हम इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान के ऊपर तो भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा। मतलब ये कि कांग्रेस ये मान के चलती है कि भारत के मुसलमानों की संवेदनाएं पाकिस्तान के साथ ज्यादा हैं, भारत के साथ कम है। अब ये इसकी जवाबदेही जितनी कांग्रेस की है उतनी ही जवाबदेही मैं भारतीय मुसलमानों की भी मानता हूं, इसलिए कि ये भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा सेक्शन फिलिस्तीन के लिए तो विरोध पर जंतर मंतर से लेकर के केरल तक इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जब हिंदुओं की हत्याएं पाकिस्तान और बांग्लादेश में की जाती है तो वो चुप रहता है। वो रोहिंग्या के लिए तो विरोध करता है। तो अगर इन सब चीजों को आप माने तो इसका मतलब जो कांग्रेस करती है या सोचती है वो सही है। अन्यथा भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर विरोध करना चाहिए, इसलिए कि वो वहां अल्पसंख्यक है। पाकिस्तान में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो भारत के मुसलमानों को विरोध में आना चाहिए अपने हिंदू भाइयों के साथ। वैसा नहीं होता है। लेकिन इसका अगर दूसरा पक्ष देखिए, तो जब फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के मामले में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है तो बहुत सारे हिंदू उनके साथ होते हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पर। तो ये बड़ा विरोधाभास है। इस विरोधाभास को पर हम कई बार चर्चा करते हैं, आपके साथ भी कई बार चर्चा की है, लेकिन ये विरोधाभास इतना डीप रूटेड है और इतना स्पष्ट है, डीप रूटेड भी है, बहुत स्पष्ट है
और इसको खुलेआम किया जाता है कि सबको मालूम है कि वो किस तरह से सोचते हैं, और कांग्रेस किस तरह से सोचती है, और कांग्रेस जिनको अपीज कर रहे हैं वो किस तरह से सोचती है। तो ये बड़ा स्पष्ट सा मामला है और बहुत साफ सुथरा इसका इसका साफ सुथरा चरित्र है, साफ सुथरा जी एक्सप्लेन्ड है, साफ सुथरा बताया गया है। विनोद जी, चलिए घरेलू राजनीति में अगर ऐसे मुद्दे हो तो उन पर तो आप अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए राजनीति करते रहो, लेकिन जब बात सेना की आती है, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, आप एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, आप तो पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले को भी कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी ने करवाया था चुनाव में फायदा पाने के लिए। आप सोचिए, इस तरह के आरोप कांग्रेस लगाती है जो इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कही जाती है। देखिए, चाहे पुलवामा पर प्रश्न चिन्ह का मामला हो, चाहे और इस तरह का कोई मसला रहा हो, चाहे वो बालाकोट का मामला रहा हो, ये सारी चीजें और आर्मी को लेकर के जो जिस तरह का कांग्रेस की मंशा है, जैसे कांग्रेस के एक नेता ने तो सड़क छाप कुत्ता बता दिया, सड़क छाप कुत्ता बता दिया गुंडा। था, सड़क छाप गुंडा बना दिया था। और एक कांग्रेस के नेता है जिन्होंने ये कह दिया था कि कश्मीर में जो है सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो रेप की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं और उस पर कोई कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई बात आलोचना नहीं आती है। सिर्फ ये कह दिया जाता है कि उनके अपने विचार हो सकते हैं। क्या सड़क छाप गुंडा कहना कांग्रेस की किसी भी नेता का, भारत के आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहना किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आर्मी को लेकर के मैंने जो दो उदाहरण आपने दिए, इसके अलावा बहुत सारे और उदाहरण हैं, उसमें आर्मी को लेकर के जिस तरह की भावना है, जिस तरह की बातें हैं, वो चीजें निकल करके आती हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी घूम फिर करके जो ये कहा जा रहा है कि हमको इतना नुकसान हुआ, हमको नुकसान हुआ, वो मतलब हमारे इतने विमान गिर गए, हम पर क्या हुआ, उस पर सरकार से बार बार डिटेल मांगा जा रहा है। तो जब ये आप बात कहते हैं कि हमको सेना, अब चूंकि इसको बहुत प्रश्न चिन्ह किया जाने लगा ना कि कांग्रेस आर्मी पर विश्वास नहीं करती है, तो उसके बाद उन्होंने बट के साथ ये बात कहने लगा। वो कहते हैं कि हम सरकार से इसका जायजा मांग रहे हैं लेकिन हमको सेना पर पूरा भरोसा है। वो सिर्फ इसलिए कि सेना का एक बड़ा सेक्शन, इस देश का एक बड़ा सेक्शन नाराज होने लगा है। तो ये जो कैविएट के साथ कहने लगे हैं ना, ये जो कैविएट के साथ बात कहने लगे हैं, वो बात लोगों को समझ में आने लगी, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो चरित्र है कांग्रेस का, वो उसी तरह का चरित्र है कि वो अपीजमेंट के लिए अपने लोगों को खुश, मतलब अपने लोगों में आजकल तो वो खुल के बात करने लगे हैं। और जो जो वो 85 और 15 की बात कांग्रेस की तरफ से आने लगी, विशेष रूप से राहुल गांधी की तरफ से, और वो 15% अपर कास्ट है। अब इसमें 15% अपर कास्ट को हटा देने के बाद जो 14% लोग हैं, वो जो 14% जो लोग हैं वो ओबीसी को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो अपर कास्ट को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो दलित को किस तरह से ट्रीट करते हैं, इसको कांग्रेस नजरअंदाज करती है। और ये ही कांग्रेस का सबसे बड़ा वो है कि वो जो 14% है उसको तो एक साथ मान के चल रही है। बाकी जो 85% 86% लोग हैं उनको डिवाइड करके रखती है कि ये एससी अलग है, ओबीसी अलग हैं, ठाकुर अलग हैं, ब्राह्मण अलग हैं। ये अलग अलग पूरा का पूरा जब करके देखेंगे, यही स्ट्रैटेजी है। और विशेष रूप से इस स्ट्रैटेजी को ताकत राहुल गांधी के जब से ने अपनी एक नई स्ट्रैटेजी शुरू की है, उसके बाद से उसको ज्यादा ताकत मिलने लगी है। और यही भरोसा उनको है कि इसी भरोसे हम चुनाव जीतेंगे, इसीलिए वो कास्ट इनमरेशन और ये 80 और 20 की जी उठाने लगे हैं। ये एक अलग तरह की स्ट्रेटजी पर आजकल काम कर रहे हैं और वो पूरा का पूरा डिविसिव है। इस देश में गृह युद्ध छेड़ने की एक योजना का हिस्सा है। हमारे डीजीएमओ स्तर के अधिकारियों ने, हमारे सीडीएस ने, आर्मी चीफ ने कितनी बार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में दी और जितनी जानकारी देनी चाहिए थी उतनी दी, लेकिन ये ऑपरेशन तो भी चल रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस समेत सारा का सारा विपक्ष चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा हो और अब चर्चा हो रही है। तो सर, इस तरह के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा सदन में किस मकसद से करवा रहा है विपक्ष, इसको भी तो समझने की जरूरत है। पाकिस्तान की और चाइना की भाषा ही तो बोलते हैं कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर नेता।
देखिए अंजू जी, ये बहुत मतलब छोटे मतलब किसी ऐसे बच्चे को जो थोड़ा सा मेच्योर हुआ हो, 12th पास कर गया हो, उसको भी ये बात समझ में आती है कि जब आप स्टेट ऑफ वॉर में होते हैं तो आप अपने नुकसान पर किसी को शेयर नहीं करते। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप को नुकसान हुआ भी है तो वॉर में नुकसान सबको होता है। ऐसा नहीं है कि वॉर में आप एक तरफा लड़ाई लड़ते हैं। फिर भी इस युद्ध में हम मिनिमल नुकसान की बात सेना ने की है। तीसरी बात यह है कि जैसे ही ये चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी वैसे इसका ग्लोबल वो होगा। और आप क्या देश के उस पर देश को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं इस सूचना को पब्लिक में करके। तो ये बाकायदा उसी रणनीति का हिस्सा है। और ये सारा जो है वो कांग्रेस को मुझे लगता है कि ये जो बाहर के प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं कि ये सारी चीजें आए। और इंडिया का जो अब जैसे इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है, भारतीय सेना ने ये बोला कि भारतीय सेना के अधिकारियों ने बोला कि इसमें हम चाइना भी इक्वली इन्वॉल्व। भाई इस मसले पर क्यों विपक्ष लोग नहीं वो कर रहे हैं कि चाइना इन्वॉल्व था तो चाइना के खिलाफ एक धरना ही प्रदर्शन कर देते, एक रैली ही निकाल देते। लेकिन चाइना के खिलाफ नहीं बोलेंगे इसलिए कि चाइना के खिलाफ आपने पहले से ही एक समझौता कर रखा है। और क्या जो बीजेपी बोलती है, क्या और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्योंकि आप इस तरह की बात करते हैं जो चाइना को बेनिफिट करता हो या जिसमें चाइना को नुकसान हुआ है, जैसे भारतीय सेनाओं का ये दावा है कि जो चाइना के बनाए हुए हथियार और इक्विपमेंट थे वो बेकार हुए हैं। आप इन पर क्यों नहीं आप एक बार वही प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल देते, अरे हमारा पड़ोसी गेम कितना करता है, तो दूसरा बड़ा सुपर पावर हो गया है और उसने ऐसे विमान बना लिए हैं जो रडार में कैप्चर नहीं होंगे, लेकिन उसके हथियार तो भारत के मेड इन इंडिया ने गिरा दिए। की बात कर लेते, लेकिन वो बात नहीं करता, इसको इग्नोर करता है। वो सिर्फ इस बात पर ज्यादा कंसर्न है भारत के कौन कौन से गिरोह। इसमें एक और बात, बार बार ये कहा जाता है कि राफेल गिरा गिरे हैं। राफेल को मार गिराए जाने की बात सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि राफेल डील में प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व थे और राफेल के नाम पर ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोला था और उसके कारण उनको कोर्ट में माफी मांगी थी। तो अपनी बात को साबित करने के लिए, जैसे होता है ना कि आप एक बार हार गए फिर बाद में आप उसको दूसरे ढंग से साबित करेंगे, तो वो साबित करने के लिए मैं कह रहा था वो सही था और कोर्ट जो है उसके अनाउंस ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो चलती रहती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रोमाइज होता है जी जिसको लेकर के आप जैसे लोग हम जैसे लोग दुखी होते हैं वो है नेशनल इंटरेस्ट। और हम लोग इसीलिए चर्चा भी कर रहे हैं कि हम जब हमारा नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है आपके पॉलिटिकल उसके लिए, और आपको पता नहीं है, मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन ये लोगों को अगर नहीं समझ में आया समझ लेना चाहिए। जब आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है कुछ लोग आपके साथ खड़े हों चाटुकारिता के चक्कर में, लेकिन मेजॉरिटी लोग आपसे दूरी बनाएंगे। और यही कारण है कांग्रेस ने दूरी बनाई, कांग्रेस से लोगों ने दूरी बनाई। एक चीज और मैं बात कर रहा हूँ, फिर आपका अगला प्रश्न जो भी होगा, कि अगर कांग्रेस इस मुगालते में है कि उसकी पॉपुलरिटी बढ़ी है इसलिए कि उसको 99 सीट आई है, तो उसको महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के परिणाम देख लेने चाहिए। अगर उसकी पॉपुलरिटी बढ़ रही होती तो इन तीनों सीटों में बेहतर प्रदर्शन करती है। और झारखंड वाले मुगालते में नहीं जाए, झारखंड में वो कंधे पर बैठ करके सवारी कर रही है। देखिए, सेना किसी पार्टी की नहीं होती, ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है। सेना देश की होती है। सेना का सर्वोपरि काम देश की रक्षा करना है। तो सेना के साथ इस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी का क्या दर्शाता है सर? राहुल गांधी जो पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी है उसके सदस्य हैं और सबसे ज्यादा एब्सेंट रहने वाले नेताओं में से हैं। मतलब ये आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से जाकर के पूछ लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। कोई भी आपका दर्शक जो है वो इतना समझदार, इतना बौद्धिक रूप से जागरूक है कि वो ये आसानी से कर सकता है। ये पब्लिक डोमेन वाला फैक्टर है। जो व्यक्ति इस बात से लीस्ट बॉदर्ड हो कि भारत में सैन्य तैयारियों को लेकर के, सेना को लेकर के क्या स्थिति है, उसकी बैठकों में नहीं आता है। और
जैसे ही उसको मौका मिलता है वो देश छोड़ करके विदेश की यात्रा पर निकल जाता है। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं है कि भारत की सेना किस तरह से इक्विप्ड है, किस तरह से ग्रो कर रही है, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो रही है, किस तरह से वो सेना में या समाज के फॉल्ट लाइंस खोजता है। जैसे वो जो नई भर्ती की योजना है, उस भर्ती की योजना पर प्रश्न करता है। वो प्रश्न करता है कि उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। वो ये प्रश्न करता है कि वो हाँ, वो ये प्रश्न करने की कोशिश करता है कि इनको क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से इनको भड़काया जा सकता है। वो इस बात पर नहीं सोचता है कि पूरे अगर एक बड़ी मात्रा में ऐसा एक ग्रुप या एक ऐसे लोगों की जनसंख्या रहेगी जिसके पास कम से कम 4 या 5 साल की ऐसी ट्रेनिंग है जो उनको बाद में नौकरी तो दिला ही सकती है, लेकिन क्राइसिस के समय बहुत हमारे लिए उपयोगी फायदेमंद हो सकती है। जी, उपयोगी हो सकता है। और तब जब हम चारों तरफ से धीरे-धीरे गिरे ही हुए हैं, धीरे-धीरे नहीं गिरे हैं, गिर रहे हैं और सब बहुत वो है। तो आप जैसे ही इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं, वैसे ही आप आर्मी को इग्नोर करते हैं, वैसे ही आप नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं, वैसे ही आप सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करने लगते हैं, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स की बात करने लगते हैं, अपने पॉलिटिकल भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन चीज़ें बहुत बदल गई हैं। इस देश को 1947 के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। 1947 में नेहरू जी ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई की कीमत वसूल ली। उस कीमत का भारत के बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचाया। उसका ये नुकसान ये हुआ जी, कि वो प्रधानमंत्री बने, उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी, उनकी बेटी का बेटा प्रधानमंत्री बने, अब उनकी बेटी के बेटे का बेटा प्रधानमंत्री बनने के लिए लाइन में है। तो ये अब ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं होगा। इस बात को कांग्रेस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। भारत का मतदाता जागरूक है, उसको एक-एक चीज़ समझ में आती है और ये कांग्रेस जितनी जल्दी समझ ले अच्छा। बिल्कुल सर, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर वैसे भी कांग्रेस फंसी हुई है। अब अगर इस पर संसद में बहस होती है तो पता नहीं किसको फायदा करवाने के लिए, किस मकसद से सारे डिटेल्स कांग्रेस को चाहिए। और सेना पर सवाल उठाना तो सबसे बड़ा गुनाह है सर। सेना किसी एक पार्टी की नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।